Good morning, children. Today I will going to teach us class 10 history part in social science. Lesson part lesson is in India. Part first नेशनलिस्ट इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद। किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद की प्रोसेस शुरू किए थे या राष्ट्रवाद की भावना या फीलिंग कैसे लोगों के बीच में, तो ये सबको मालूम है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, सत्याग्रह मूवमेंट और रॉलेट एक्ट, जालियनवाला बाग और जालियनवाला बाग में इसके खिलाफत मूवमेंट, इस टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसको कि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 to 1945, यानी पहला विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 to 1945। सत्याग्रह मूवमेंट इन 1960। ओपन योर बुक and start the Satyagraha movement. Satyagraha movement is a Gandhiji. This movement was started by Gandhiji. यानी गांधी जी के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1916 में, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1915 में ये साउथ अफ्रीका गए हुए थे। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, यानी ब्लैक एंड वाइट या काले और गोरे लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हो रहे थे, उनको दूर करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे। लेकिन जब भारत में रिटर्न 1915 में वो भारत आए, तो उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति बहुत ही माइजरेबल कंडीशन है, यानी भारत के वासियों की, यानी वहाँ के रहने वाले लोगों की या सिटीजन्स की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही माइजरेबल कंडीशन है। वो भी किसके द्वारा थी? अंग्रेज़ों के द्वारा थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को पूरी तरह से गुलाम बना चुके थे। क्योंकि जो उन लोगों के रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए थे वह किसके द्वारा फॉलो किए जाते थे? वह अंग्रेज़ों के द्वारा ही फॉलो करवाए जाते थे, और इंडियन सिटीजन भी या भारतीय नागरिक भी उसको उसी तरह से अपनाते थे या फॉलो करते थे, जिससे उनको प्रेशर में रहना पड़ता था। और कंडीशन जो है वह रिचर लोगों की और भी रिच हो गए, और जो मिडिल क्लास के लोग थे उनकी भी माइजरेबल कंडीशन थी, जो लोअर क्लास के थे उनकी भी माइजरेबल कंडीशन थी। सबसे ज़्यादा अमीर होता चला गया जो व्यक्ति अमीर था, यानी कि जिसके पास रुपए पैसे थे और जो अंग्रेज़ों की बातों को मानता था या अंग्रेज़ों की गुलामी करता था, क्योंकि भारत जो है बिल्कुल पूरी तरह से गुलाम हो चुका था अंग्रेज़ों से, क्योंकि अंग्रेज़ 200 वर्षों तक भारत पर शासन किए थे। और पूरी तरह से, क्योंकि जब 1915 में गांधी जी वापस आए, तो उन्होंने जब ये देखा कि ये कंडीशन जो है भारतीयों की इस तरह की हुई है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा की जा रही है, तो उनको बहुत ही कोई इरिटेट हुए। इरिटेट होने के बाद वो इरिटेट होकर के ये सोचने लगे कि ये कंडीशन किस तरीके से भारतीयों की हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहले बिहार गए, और बिहार में जाकर के वहाँ पर सत्याग्रह शुरू किए। सत्याग्रह का अर्थ ही होता है कि सत्य के रास्ते पर चलना, यानी कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना। तो गांधी जी ने देखा कि जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो क्या डिस्ट्रॉय हुआ, क्या नष्ट हुआ, कितने लोगों के ऊपर, कितने देशों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा। तो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, सोशली, किसी भी तरीके से अगर कहा जा सकता है, तो बहुत सारा डिस्ट्रॉय, बहुत सारा नुकसान हुआ था। और उसको दोबारा रिप्लेस करने के लिए, दोबारा पुनर्निर्माण करने के लिए बहुत सारी मेहनत लोगों को करनी पड़ेगी उन देशों। तो गांधी जी ने ये सोचा कि अगर हम सत्याग्रह के बल पर अंग्रेज़ों से अगर ये लड़ाई लड़ते हैं, तो हो सकता है कि अंग्रेज जो है वो काफ़ी हद तक इस बात को समझ सके और भारत को हम लोग पूर्ण रूप से स्वराज करा सकते हैं या स्वतंत्र या फ्रीडम कर सकते हैं। उन्होंने 2 वेपन्स बनाए, कोई हथियार नहीं, कोई गोला बारूद नहीं, कोई परमाणु, कोई न्यूक्लियर बम नहीं, किसी भी तरीके का उन्होंने ये सब इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस को ही इन्होंने अपना वेपन्स या हथियार बनाया। यानी सत्याग्रह करने के लिए उनको सच्चाई का ही मार्ग समझ में आया, और अहिंसा, सत्य और अहिंसा
दो उनके हथियार थे और दोनों को उन्होंने सोचा कि अगर इसको हम लोग अपना लेंगे तो इसी के बल पर हम लोग अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। तो सत्याग्रह आंदोलन के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग कि आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे, बुक में देखेंगे गांधी जी heroic fight for the Indians in South Africa was well known. His novel method of agitations and protest based on truth and non-violence was known as Satyagraha. Without being aggressive, a Satyagraha would win the battle through non-violence. In 1916, Gandhiji traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against oppressive indigo planters. In 1916, Gandhiji supported the peasants in Kheda district of Gujarat who were suffering from shortage of food due to crop failure and advised them not to pay revenue till their demand of food remittance was met. In 1918, Gandhiji went to Ahmedabad to organize a Satyagraha movement among cotton mill workers. जब 1916 में भारत में आने के बाद 16 में जब वहाँ बिहार गए, बिहार के चंपारण यानी बिहार में चंपारण एरिया से क्षेत्र है, वहाँ पर जब वो वहाँ गए तो वहाँ के किसानों की स्थिति को देख करके उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन लोगों को जो बिहार के किसान थे या पीजेंट्स थे उन लोगों को यानी कि राइस, व्हीट, पल्सेस इन सब की जो कि खाने के काम में आता है उसको वो लोग मना कर दिए थे, यानी कि इस तरह की खेती नहीं की जाएगी, इंडिगो की खेती की जाएगी यानी नाइल की खेती, जिसको कि हम लोग नील बोलते हैं, तो उसकी खेती की जाएगी क्योंकि इसका एक्सपोर्ट करने के बाद क्योंकि रॉ मटेरियल्स क्या है सीजन के आधार पर, यहाँ सीजन जो है उस क्रॉप के लिए फेवरेबल था, यहाँ की क्लाइमेट जो फेवरेबल थी, इसलिए जो है यहाँ पर इस तरह के नाइल की खेती लोग प्रेशर देकर के करवाते थे, बाकी सारे क्रॉप जो फसल जो इन लोगों को बैन कर दिए थे, मना कर दिए थे, रोक दिए थे, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट होता था। जब इस तरह की कंडीशंस और उनको लो वेजेस भी दिए जाते थे, लो वेजेस कभी कभी दिए नहीं जाता था, यानी जो मजदूरी होती थी उसको भी अंग्रेज लिख देते थे और बाकी सारे काम जो है वो लेबरों से करवा लेते थे। तो इस तरह से ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटर्स इन 1916 गांधी से सपोर्टेड द पीजेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और उसके बाद गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर गए और वहाँ पर भी फ्रॉम शॉर्टेज फूड, वहाँ पर भी जब किसानों की स्थिति को उन्होंने देखा कि शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड एडवाइज्ड हिम नॉट टू पे देयर डिमांड ऑफ रिमिटेंस वाज मेड, और जितनी डिमांड वो लोग पीजेंट लोग करते थे अपनी लेबर की मजदूरी की उतना वो लोग नहीं देते थे, बल्कि उसके बदले में उन लोगों को भोजन की कमी होने लगी। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप थे, फसल थे, उसको सहन नहीं करने दिया जाता था, उसको उगाने नहीं दिया जाता था। गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। गांधी जी की अहमदाबाद में जो कि गुजरात में है, और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया। किसके साथ? जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनके साथ उन्होंने बैठ करके सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। आते हैं अब द रॉलेट एक्ट 1909। रॉलेट एक्ट पास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जब देखें कि नेशनलिस्ट की फीलिंग जो है प्रत्येक नागरिकों के दिल में या हार्ट में ये अवेयरनेस होने लगा कि नहीं, अब उनको ये समझ में आ गया कि भारत हमारा है और इस पर अंग्रेज़ों का राज्य आ गया, अंग्रेज राज किए हुए हैं। और इस तरीके से जब ये फीलिंग लोगों के अंदर ये आने लगी तो लोगों ने ये सोचा कि अब अंग्रेजों को किस तरीके से भारत से हटाया जाए और भारत को स्वतंत्र किया जाए इन लोगों से, जिससे कि हम लोग का खुद अपना रूल रेगुलेशन बन सके, हमारा एक अपना खुद का संविधान बन सके, हमारी एक खुद की गवर्नमेंट हो सके और हमारे पास खुद का अपना फंडामेंटल राइट्स हो सके। इसके बावजूद भी जब ये रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया तो इसका एक ही अर्थ था, रॉलेट एक्ट का मतलब था कि जितने भी नेशनलिज्म थे, जितने भी एक तरह से कहा जा सकता है रिवोल्यूशनरीज या क्रांतिकारी लोग थे, जो कि अपने हार्ट में, अपने हृदय में नेशनलिज्म की फीलिंग लिए हुए थे कि हम अपने भारत को स्वतंत्र करेंगे, उसके खिलाफ अंग्रेजों ने ये रॉलेट एक्ट बनाया, यानी कि रॉलेट अधिनियम बनाया। और उसमें यह था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को देख करके उसको तुरंत बिना किसी और कॉजेस के, बिना किसी रीज़न के उसको पकड़ करके 2 साल की जेल की सज़ा दी जाएगी और उसको
छोड़ा भी नहीं जाएगा। इस तरह के रूल्स बनाए गए थे इस रॉलेट एक्ट में, और इसी के खिलाफ गांधी जी भी थे। रॉलेट एक्ट में देखेंगे, रॉलेट एक्ट इन द 1919 was passed through the Imperial Legislative Council in spite of opposition of the Indian members. Rowlatt Act gave the government enormous powers to repress political activities. According to this act, the political prisoners could be detained in prison for 2 years without any trial. Gandhi ji decided to oppose with सत्याग्रह। अब जो सत्याग्रह गांधी जी शुरू किए थे उसके खिलाफ भी लोगों के लिए ये रॉलेट एक्ट हो गया कि गांधी जी क्यों लोगों को लेकर के सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। प्लस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये रॉलेट एक्ट शुरू किया गया कि बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कॉजेस के लोगों को पकड़ करके 2 साल की जेल दी जाए। 6 April 1919 observed a Satyagraha Day when people all over the country observed fast and water. It was the first countrywide agitations by Gandhi ji. It marked the foundation of the non-cooperation. इस तरह से गांधी जी इससे हतोत्साहित होकर के, इससे प्रभावित होकर के उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। ऑन द 10th April द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन। और इसी को लेकर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के एक प्रोसेसन निकाले जा रहे थे, पीसफुल प्रोसेसन यानी शांतिपूर्वक जुलूस निकाले जा रहे थे अमृतसर में। लेकिन इसके बावजूद भी इट प्रूव्ड वर्ड्स प्रेस अटैक ऑन बैंक्स, और उसी शांतिपूर्वक जुलूस पर जो है फायर कर दिया गया, गोलीबारी शुरू कर दी गई, जो कि अमृतसर में ये प्रोसेसन निकाले जा रहे थे। और ये धीरे धीरे फैलता चला गया। अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस, और मार्टियल लॉज वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर का कमांड, और वहाँ पर मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। और मार्शल लॉ लगाने के बाद जनरल डायर जो है इन सब का कमांडर बन गए। अब आते हैं जालियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जालियांवाला बाग नरसंहार। मैसेकर मीन्स नरसंहार। To protest against the Rowlatt Act and the arrest of their leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu, when about 20,000 people gathered a meeting in the Jallianwala Bagh in Amritsar, they were surrounded by General Dyer and his army unit with open discriminate firing, killing thousands of innocent people. यहाँ मीटिंग होने वाली थी जालियांवाला बाग के खुले मैदान में होने वाली थी, जहाँ पर कि 20,000 के लगभग लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे। लेकिन जनरल डायर की पूरी फोर्स टुकड़ी वहाँ पर पहुँची, और पहुँचने के बाद वहाँ पर उसने फायर होने का ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया, और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई, जिससे कि इनोसेंट पीपल जो थे, जो अज्ञात लोग थे, जिनको कि ये भी नहीं मालूम था कि फायर होने वाला है या जनरल डायर फायरिंग करवा रहा है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बावजूद उन्होंने 10,000 के लगभग लोग मारे गए थे, और डिस्ट्रीब्यूटिव फायरिंग के लिए थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा जालियांवाला बाग ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स? जालियांवाला बाग मैसेकर हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। अब भारतीय राजनीति पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। नाउ द पीपल लॉस्ट फेथ इन द ब्रिटिश रूल एंड टुक ऑन द एक्सट्रीम पाथ ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल टू गेट ट्राइबल। अब इस मैसेकर को देखते हुए, इस नरसंहार को देखते हुए, जालियांवाला बाग के नरसंहार को देखते हुए, गांधी जी के ट्रूथ और नॉन वायलेंस 2 वेपन जो गांधी जी ने सत्याग्रह में अपनाए थे या उन्होंने अपनाया था, इसको कितने रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी बन हुए, जो कि इन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस को इसको लेने से या इस हथियार से लड़ने के लिए मना कर दिया, और उन्होंने वायलेंट स्ट्रगल की, यानी हिंसा का विद्रोह शुरू कर दिया। महात्मा गांधी विद द कोऑपरेशन ऑफ द अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली एंड टू separated and Khilafat movement, he launched his first non-cooperation movement in 1920 AD। अब यहाँ पर अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो है, वो दोनों भाई खिलाफत मूवमेंट को शुरू किए, और ऑपरेशन ऑफ अली ब्रदर्स, इन दोनों भाइयों के आपसी सहयोग से यह जो है शुरू हुआ। द जालियांवाला मैसेकर had a great significance in the history of India on the one hand. It did adversely the honor and the prestige of the British government, while on the other hand it marred permanently the government's relations with its Indian subjects। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि कहा जा सकता है कि उसके द्वारा ही ये सारी चीज़ें चलाई जाती थी, रूल रेगुलेशंस के द्वारा। इट मैरिड परमानेंटली द गवर्नमेंट्स रिलेशंस विद इट्स इंडियन सब्जेक्ट।
और भारतीयों ने जब इस बातों को समझ लिया कि जालियांवाला बाग मैसेकर जब ये लोग करा सकते हैं, तो इस तरह से उसके महत्व को भी लोग धीरे धीरे कम करने लगे। यानी गवर्नमेंट जो उनकी कहती थी या गवर्नमेंट द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे, उसको एक तरह से वो लोग नॉन कॉपरेशन यानी अवज्ञा कर देते थे, यानी अवहेलना कर देते थे, मना कर देते थे। It also helped further in promoting national unity as people belonging to all sections and communities had fallen prey to these atrocities। यानी कि भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा जो भी एट्रोटिक फीलिंग थी, विरोधता उनकी थी, यानी एट्रोटिक फीलिंग्स का मतलब ही होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं वो अपनी बात को या अपनी जो शासन व्यवस्था है वो दूसरों पर फॉलो करवाने के लिए प्रेशर डालते हैं, इसलिए उसको एट्रोटिक कहते हैं। एट्रोसिटीज the people belonging to all sections and communities has fallen prey to their atrocities। तो ये फर्दर बिलोंगिंग नेशनल यूनिटी जो भारतीय एकता थी वो धीरे धीरे इस एकता के बीच में यानी कि एक अपना नेशनलिस्ट फीलिंग सब लोगों के साथ शेयर करने लगे और सब लोग यह अवेयरनेस होने लगे कि हमारे अंदर जो है यह इंडियन यानी भारतीयों के हार्ट में, दिल में जो है उनके लिए नेशनलिज्म की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के हम लोग भारत पर पूर्ण रूप से अपना स्वतंत्रता पा सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न द नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट व्हेन ही वाज स्टेट ऑफ वायलेंस। रविन्द्रनाथ टैगोर को उसी समय नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों द्वारा ही, लेकिन इस जालियांवाला बाग मैसेकर को देखते हुए इससे इतना उनको इरिटेट हुए थे, इतनी परेशानी उनको हुई थी, इतनी तकलीफ हुई थी, इतनी व्यथा हुई थी कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी। और महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट व्हेन ही वाज स्टेट ऑफ वायलेंस। और गांधी जी कई सारे मूवमेंट आंदोलन उन्होंने चलाया और धीरे धीरे हिंसा बढ़ने लगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं खिलाफत मूवमेंट। ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी थे that need to launch a more wide movement in India, but he was sure that so much movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issues. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. There was rumor that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, who was the spiritual Khalifa of the Islamic world after the First World War. The Muslims of India decided to force Britain to change her Turkish policy. The Khilafat committees was formed under the leadership of Maulana Azad, Hakim Azmal Khan and Hazrat Rouhani. Muslim leaders of Muhammad Ali Jinnah and Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhiji saw this as an opportunity of unity Hindus and Mohammedans as would not arise in 100 years. The Congress passed the resolution in its Calcutta session in September 1920 to start a satyagraha on the Khilafat issues. To gain maximum success, Mahatma Gandhi proposed a stage by the stages and stage the implementation of the movement. The movement had to begin with a surrender of titles, honors and funds posted by the people. अब खिलाफत मूवमेंट में ये नियम बनाए गए, ये रूल्स बनाए गए भारतीयों के द्वारा कि इसको हम लोग तभी सक्सेस इस मूवमेंट को कर सकते हैं, इसको स्प्रेड कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं जबकि जनता के बीच जो है ये भावना हो जाएगी कि सब लोग जो है जितने भी लोग गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट में इंप्रूव हैं वो सब उसको उपाधियों को टाइटल्स को उपाधियों को सरेंडर कर देंगे। The movement had to begin with a surrender of titles and टाइटल के सरेंडर कर देंगे honors of honorary posts by the people और जो एक आदरणीय पोस्ट पर
हैं लोग उसको भी वो लोग त्याग देंगे तब। प्लान टू सेलिंग और बाइकआउट बाई सिविल सर्विसेज, और बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज को बाइकआउट कर चुके थे, आर्मी पुलिस ब्रिटिश फोर्स को भी बाइकआउट कर चुके थे, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्कूल एंड कॉलेजेस एंड ब्रिटिश, और विदेशों के बने हुए सामानों को अभी बहिष्कार होने लगा। स्कूल कॉलेजेस को बहिष्कृत करने लगे लोग जो कि उन लोगों के द्वारा बनाए गए स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे। आर्मी पुलिस वाले भी उसको बाइकआउट करने लगे। तो इस तरह से सब लोग धीरे धीरे इन सब चीज़ों को बाइकआउट करने लगे जो कि अंग्रेजों के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। द ब्रिटिश गुड्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय डोमेस्टिक गुड्स और स्वदेशी टू प्रमोट द मेकिंग फॉर दिस इंडस्ट्रीज। और इस तरह से भारतीयों ने ये सोचा कि जो विदेशों से सामान बन करके आ रहे हैं जिसको कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग भारतीय लोग जो हैं खुद अपने उस सामान बनाया जाए, उनसे बनाया जाए और उसी का उपयोग हम लोग यूज़ करें अपने भारत में। विदेशी यानी फॉरेन गुड्स को हम लोग बाइकआउट करते हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सप्रेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च, और इसी तरह से इस केस के सप्रेशन इसको दबाने के लिए सिविल डिसोबीडियंस में सभी ने अवज्ञा आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीन मूवमेंट गांधी जी के थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी लॉन्च, इसको शुरू किया गया। आफ्टर a lot of debates, the non-cooperation movement was adopted by the Congress during the Nagpur Conference in December 1930, और non-cooperation movement was adopted इसको अपनाया गया जब कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में शुरू किया गया था 1920 में। अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन फुल फोर्स, और गांधी जी के सहयोग से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट पूरी तरह से बल पकड़ रहा था, जोर पकड़ रहा था, यानी बहुत तेजी से यह फैल रहा था। लोग इसमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, क्योंकि ये नेशनलिज्म की फीलिंग सबके पूरे इंडियन सिटीजन्स के अंदर आ गई थी। इसलिए भारत को या इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए ये लोग खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके कोऑपरेट करेंगे। तो आज ये पढ़ाया गया, ये टॉपिक आज वीडियो पार्ट फर्स्ट में सत्याग्रह मूवमेंट पढ़े हम लोग, रॉलेट एक्ट पढ़ाया गया, जलियांवाला बाग पढ़ाया गया, खिलाफत मूवमेंट पढ़ाया गया। और कल जो है डिफरेंट स्टैंड्स विद द इन द मूवमेंट और रिबेलियन ऑफ कंट्री साइड, ये कल के वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। और आज अपने बुक्स में सब लोग इस लेसन को खोलेंगे। लेसन सेकेंड इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि लेसन सेकेंड आपके सिलेबस में काट दिया गया या नहीं है वो, इसलिए लेसन थर्ड पढ़ा दिए हम, फर्स्ट लेसन पढ़ा ही चुके हैं। तो इसको आप लोग अपनी बुक ओपन करके इसको इस लेसन को अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे और इससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं।